दो बैलों की कथा। लेखक मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई सन 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लमही नामक गांव में हुआ था। यह बनारस से आजमगढ़ जाने की सड़क पर 15 किलोमीटर दूर है। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक पूर्ण करने के बाद शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर बने। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। प्रेमचंद की 300 से अधिक कहानियां उनके मानसरोवर नामक पुस्तक के कुल 8 भागों में संकलित हैं। गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, निर्मला, प्रेमा, कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, मनोरमा, वरदान, मंगलसूत्र आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं। संपादन कार्य। प्रेमचंद ने मर्यादा, माधुरी हंस और जागरण आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने गद्य की अन्य विधाओं जैसे नाटक, लेख, निबंध, समालोचना आदि का भी लेखन किया। इसलिए प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद ने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। इसलिए उनके साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि प्रेमचंद की रचनाओं के मूल विषय हैं। दो बैलों की कथा पाठ में झूरी के दो बैलों का अदम्य साहस और शौर्य को प्रस्तुत किया गया है। बैलों की कथा के माध्यम से यह दिखाया गया है कि मरता क्या नहीं करता। परिस्थिति के साथ समझौता करने से अच्छा परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करना चाहिए। व्याख्या। दो बैलों की कथा एक पशु प्रेम आधारित विवरणात्मक कथा है, जिसमें मानव के साथ दो बैलों के आपसी प्रेम को दर्शाया गया है, जो इंसानों में भी विरले ही मिलता है। पाठ के शुरू में प्रेमचंद जी ने विविध पशुओं की प्रवृत्ति को उद्घाटित किया है। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है। इसलिए बुद्धिहीन व्यक्ति को समाज में गधा ही कहा जाता है। गधे को कभी क्रोध करते ना ही सुना ना देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, गधे के चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देती। गधे को सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं, वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, परंतु आदमी उसे बेवकूफ कहता है। गायें सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी-कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है और वह भौंकने के साथ-साथ काट भी लेता है। गधे का एक छोटा भाई और भी है, जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में
बछिया के ताऊ अर्थात बैल का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी के 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे और घनिष्ठ मित्र। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही थैल थप्पा होने लगता है। झूरी के दोनों बैल झूरी से बहुत स्नेह करते थे। झूरी भी उनके रख रखाव, खाने पीने का पूरा ध्यान रखता था। एक बार दोनों बैलों को झूरी के ससुराल भेजा गया। दोनों बैल यह सोचकर चिंतित थे कि उन्हें बेच दिया गया है। झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। गया पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। गया के घर जाने के बाद दोनों बैल सोच रहे थे कि हमने मालिक की सेवा में कौन सी कमी छोड़ी जो उसने हमें बेच दिया। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। सुबह झूरी ने दोनों बैलों को चरनी पर खड़े देखा। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहां काम न किया और भाग खड़े हुए। झूरी ने बैलों का बचाव किया। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? इन दोनों कामचोरों को खली और चोकर नहीं मिलेगा। सूखे भूसे के सिवा कुछ नहीं दिया जाएगा। खाएं चाहे मरें। बैलों को सूखा भूसा डाला गया। बैलों को न खाता हुआ देखकर झूरी ने मजूर से थोड़ी सी खली डालने को कहा, परंतु उसने मालकिन के डर से मना कर दिया। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों बैलों को मोटी रस्सियों से बांध और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, जबकि गया ने दोनों बैलों को खली, चूनी सब कुछ दी। दूसरे दिन बैलों को हल में जोता, परंतु बैलों ने पैर न उठाने की कसम खा ली। गया ने डंडों से बैलों को खूब मारा। दूसरे दिन बहुत मार पड़ने पर मोती ने भागना उचित समझा, परंतु हीरा ने मूक भाषा में उत्तर दिया, भागना व्यर्थ है। बैल का जन्म मिला है तो मार तो खानी ही पड़ेगी। सूखा भूसा बैलों को पसंद न था, वे उसे नहीं खाते थे। घर की एक पीड़ित लड़की चुपचाप बैलों को 2 रोटी लाकर दे देती थी। 2 रोटी से बैलों का पेट नहीं भरता,
परंतु हृदय की भूख शांत हो जाती थी। प्रेम का प्रसाद खाकर दोनों बैल दुर्बल नहीं होते थे। गया के घर से दोनों बैल भागने के लिए रस्सी चबा रहे थे। रस्सी मोटी थी, इसलिए वे कामयाब नहीं हो रहे थे। थोड़ी देर में लड़की ने रस्सी खोलकर उन्हें भगा दिया और शोर मचाया कि बैल भाग रहे हैं। गया उनके पीछे भागा, परंतु वे हाथ नहीं आए। दोनों बैल गया के घर से तो भाग गए, परंतु सामने सांड को देखकर भौचक्के रह गए। फिर दोनों ने मिलकर सांड का मुकाबला करने की योजना बनाई और सांड को मार भगाया। सांड से लड़ने के बाद मोती मटर के खेत में घुस गया और मटर खाने लगा। तभी खेत के दो मालिक लाठी लेकर उसके पीछे भागे। वह कीचड़ में धंसने के कारण भाग न सका और दोनों को पकड़कर कांजी हौज भेज दिया गया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा पाला पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ ही में ना आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। कांजी हौस में भूखे रहने के बाद दोनों के मन में विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी और हीरा ने दीवार पर नुकीले सींग गड़ाकर तोड़ने की कोशिश की। उसी समय कांजी हौस का चौकीदार जानवरों की हाजिरी लेने आया और हीरा के उजड्डपन को देखकर उसे डंडे मारकर मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती की लगातार कोशिशों से दीवार तो गिर गई और उन्होंने सारे जानवरों को भगा दिया, परंतु हीरा की रस्सी नहीं टूट पाई। हीरा ने मोती को भाग जाने को कहा। मोती ने मित्र के साथ मरना उचित समझा और नहीं भागा। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थीं। बैलों की नीलामी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने के साथ ही अनेक खरीदार आ गए। दुर्बल बैलों को कोई खरीद नहीं रहा था। फिर एक सज्जन दोनों के कूल्हों में उंगली गोदकर अपने मुंशी से बात करके उन्हें खरीद लिया और लेकर चल दिया। खरीदार दोनों बैलों को लेकर जा रहा था कि दोनों को राह परिचित मालूम हुई और उनकी थकान गायब हो गई। दोनों कुछ चीजों को पहचान कर घर की ओर भाग गए। जब दोनों बैल झूरी के घर आ गए, तब खरीदार ने हक जताते हुए कहा, ये मेरे हैं, मैंने खरीदा है। झूरी ने उत्तर दिया, जब मैंने बेचा ही नहीं तो तुमने खरीदा कैसे? तब मोती और हीरा ने विजयी शूर की तरह उस खरीदार को भगा दिया। फिर दोनों घर वापस आ गए। विश्लेषण। आइए अब इस दो बैलों की कथा का विश्लेषण करें। मुख्य भाव। यहाँ लेखक ने किसान का जानवरों के साथ परस्पर प्रेम भाव दर्शाया है। बैल बड़े ही भावुक जीव होते हैं। वे बिल्कुल मनुष्यों की तरह आत्मीय व्यवहार करते हैं। जिन पर उनका स्नेह होता है उसके लिए जी जान से काम करते हैं। विवरणात्मक शैली में लिखी एक रोचक कहानी है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में लिखा गया है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है। मुख्य बिंदु। सभी प्राणियों का अपना विशेष स्वभाव होता है। बैल, गधा, कुत्ते आदि सभी अपने गुणों के कारण ही मनुष्यों के प्रिय बने हैं।
लोग बैल को मूर्ख या जड़ बुद्धि समझते हैं, परंतु पाठ की विषय वस्तु बताती है कि बैल सोच समझकर समस्या का समाधान भी खोज लेते हैं। झूरी के बैल जब उसके संबंधी गया के पास भेजे जाते हैं तो वे न केवल उसे रास्ते भर परेशान करते हैं, बल्कि वहां से भागकर वापस चले भी आते हैं। आम आदमी विपरीत परिस्थिति में समझौता कर लेता है, परंतु बैलों ने संघर्ष किया और वहां से भाग गए। वहां से भागने के बाद दोनों ने मिलकर रास्ते में सांड का सामना किया। कांजी हौस के बाड़े से भागने का मोती को पूरा मौका मिला, लेकिन एक अच्छे मित्र की तरह वह हीरा को छोड़कर नहीं जाता है। वाक्य भेद, रचना के आधार पर। सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, सरल वाक्य कहलाता है। उदाहरण, वह खाता है, रहीम मेहनती है। संयुक्त वाक्य, जब दो या दो से अधिक वाक्य योजक चिन्हों द्वारा जुड़े होते हैं, उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण, उसने खाना खाया और बीमार हो गया। रोहन घर जाते ही सो गया। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों, किंतु एक प्रधान उपवाक्य तथा शेष आश्रित उपवाक्य हों, मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे, मेरा दृढ़ विश्वास है कि तुम प्रथम आओगे। वही व्यक्ति सफल होता है जो परिश्रम करता है। निपात, किसी भी बात पर अतिरिक्त महत्व देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे निपात कहते हैं। जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि। उदाहरण, मुझे भी भूख लगी है। तुम तो हमारे साथ नहीं चलोगे। मुहावरा, ऐसे वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ में प्रयुक्त ना होकर विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। जैसे आंख दिखाना, डराना, 9-2-11 होना, भाग जाना।